PCH लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में SIR पर हुआ हंगामा। किसानों के लिए यूरिया रिलीज की मांग को लेकर विपक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रियंका गांधी भी हुई शामिल। विपक्ष ने बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी को बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार नेहरू जी को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला ना झाड़े। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की वैधता पर सुनवाई से मना करते हुए कहा, वो हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच फिलहाल युद्ध विराम संभव नहीं है। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। नेहरू को लेकर फिर क्या बोले पीएम मोदी। आज के समय में हर चीज की जिम्मेदारी किसी और पर थोपना कितना आसान हो गया है, खासकर उस इंसान पर जो आज हमारे बीच ही नहीं है। ऐसा लगता है कि आज देश में जो भी हादसे हो रहे हैं, जो भी पुल टूट रहे हैं, ट्रेनें पटरी से उतर रही हैं, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ तक कि हर समस्या, हर दर्द के लिए एक ही नाम जिम्मेदार है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारी सत्ताधारी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इतिहास को अपनी सुविधा अनुसार तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी, हिंसा, महिलाओं पर अत्याचार, सबके लिए कांग्रेस और नेहरू जिम्मेदार है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार देश को बंटवारा किया था, फिर दूसरी बार उन्होंने सिंधु जल समझौते के तहत 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। बाद में उन्होंने अपने सचिव के माध्यम से अपनी इस गलती को स्वीकार करते हुए कहा था कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप उनके दावे और उसकी असल सच्चाई को समझने की कोशिश करिए और इन दावों पर नजर डालिए और जरा सोचिए 1947 का भारत किस तरीके का था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की जिम्मेदारी अकेले नेहरू की नहीं थी। ये ब्रिटिश सरकार, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं की आपसी सहमति का एक नतीजा था। सिंधु जल समझौता, इसे दूसरा बंटवारा कहना, ये साफ तौर पर एक राजनीतिक चाल नजर आती है। ये 1960 में हुआ एक समझौता था। उस समय की परिस्थितियों को देखकर यह समझौता किया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया। ये बात सच है, लेकिन यह भी सच है कि नेहरू ने उस समय भारत को 3 नदियों पर पूरा अधिकार दिलवाया था ताकि भारत में खेती और बिजली के लिए पर्याप्त पानी हो। नेहरू ने गलती मानी थी। ऐसा कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है कि नेहरू ने इस समझौते को अपनी गलती माना हो। यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी नजर आती है। समझौता किसान विरोधी था। यह कहना ये पूरी तरीके से गलत है कि यह समझौता उस समय दोनों देश के बीच पानी को लेकर संभावित युद्ध को टालने के लिए एक जरूरी कदम था। अब समझ नहीं आता कि क्या पूरी बीजेपी और पीएम मोदी ये चाहते हैं कि हम उनके हर बार इतिहास को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले दाव पर आंख बंद करके भरोसा कर लें। आज की समस्याओं के लिए पिछली पीढ़ी को दोष देना एक आसान बहाना नजर आता है, पर असल में सवाल यह है कि आज जो लोग सत्ता में हैं वो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ एक दूसरे पर दोषारोपण करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और साथ ही साथ में उस आम जनता का जो उन्हें वोट देकर बहुत सी उम्मीदें लगाकर उस सत्ता तक पहुंचाती है। चुनाव आयोग को लेकर फिर क्या बोले राहुल गांधी। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी गयाजी से नवादा पहुंचे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच पार्टनरशिप है, ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयुक्त मिलकर आपसे वोट छीन रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि आप लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाइए और राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा में क्या कुछ कहा, जरा उस पर भी गौर करिए। आइए आइए, वो आइए, ऊपर आइए, नाम बताइए अपना। मैं काशीचक प्रखंड रेबरा पंचायत के महरथ गांव निवासी सुबोध कुमार, पिता शामली सिंह। बोलो बोलो, मेरा नाम बताओ, जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। हाँ? बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूँ, खेती करता हूँ। ऐसे
ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाई और बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? ये आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है। इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और मैं, तेजस्वी और यहां जो बाकी नेता खड़े हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे, एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। इंडिया गठबंधन से कौन बनेगा उपराष्ट्रपति उम्मीदवार? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी अब विपक्ष की तरफ से इस अहम पद के लिए चुनावी मैदान में होंगे। ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद लिया गया, जिसमें सभी दलों ने एकमत होकर रेड्डी के नाम पर मोहर लगाई। दूसरी तरफ सत्ताधारी एनडीए ने भी दक्षिण भारत से ही अपने उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उतारा है। सीपी राधाकृष्णन आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं और सांसद भी रह चुके हैं। इस घोषणा के साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव अब एक सीधा मुकाबला बन गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने इसे सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र की रक्षा की वैचारिक लड़ाई बताया है। बी सुदर्शन रेड्डी का कानूनी करियर बहुत शानदार रहा है। वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। खड़गे ने उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए लगातार और साहसी समर्थक बताया है। तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों ने भी उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया है, जिससे फैसला विपक्ष की एकजुटता को दर्शाता है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और उसी दिन रेड्डी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद सभी विपक्षी सांसद बुधवार को रणनीति बनाने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे और उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होने वाले हैं। अब देखना होगा कि इस अहम मुकाबले में जीत किसकी होती है। क्या ट्रंप के टैरिफ से खतरे में पड़ा भारत का कपास उद्योग? अमेरिका और भारत के बीच व्यापार में तनाव की वजह से भारतीय उद्योगों को काफी नुकसान हो रहा है। खासकर कपड़ा, कालीन और रत्न जैसे क्षेत्रों को अमेरिका ने कुछ भारतीय सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया है और जिसका सीधा असर भारत के निर्यात पर पड़ रहा है। और वहीं अगर आप एक नजर देखेंगे कि कपड़े उद्योग पर इस अमेरिकी टैक्स का क्या कुछ असर पड़ेगा, तो आप समझ पाएंगे कि इससे भारतीय उद्योगों को कितना नुकसान हो रहा है। अमेरिका ने भारतीय कपड़ों पर 50% तक का टैक्स लगा दिया है। इससे भारतीय रेडीमेड कपड़े अमेरिकी बाजार में महंगे हो गए हैं और प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया। भारत अपने कुल कपड़ा निर्यात का 33% हिस्सा अमेरिका को भेजता है, जिससे सूती, टी शर्ट, महिलाओं और बच्चों के कपड़े प्रमुख हैं। टैक्स बढ़ने से इन सामानों का निर्यात अब कम हो सकता है, जिससे लाखों लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। कालीन और गलीचे, इन पर भी टैरिफ के बढ़ने से कहीं ना कहीं एक बुरा असर पड़ रहा है। भारत अपने कालीन उत्पाद का 98% विदेशों में बेचता है, जिसमें से 60% अमेरिका को जाता है। अमेरिका द्वारा 50% टैक्स लगाए जाने से कालीन का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। भदोही में कालीन उद्योग से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि यह टैक्स इतना ज्यादा है कि इसे झेलना नामुमकिन है और इससे करीब 25 लाख मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। और वहीं यही हाल रत्न और आभूषणों के बाजार में भी है। अमेरिका ने रत्न और उद्योगों पर भी 50% टैक्स लगाने की घोषणा की है। इससे भारतीय रत्नों का वैश्विक व्यापार, जिसका 30% हिस्सा अमेरिका पर निर्भर है, खतरे में पड़ गया है। और यही हाल दवाइयों के क्षेत्र में भी है। अमेरिका ने भारत की जेनरिक दवाइयों पर भी टैक्स लगाने की बात कही है। फिलहाल ये दवाइयां अमेरिका में बिना टैक्स के बिकती हैं, लेकिन अमेरिका ने इन पर 150% और बाद में 250% तक का टैक्स लगाने की चेतावनी दी है। इसका उद्देश्य अमेरिका में खुद की दवाइयों का उत्पादन बढ़ाना है।
राज्यसभा में वोटर वेरिफिकेशन पर क्यों हुआ हंगामा? 26 अगस्त को संसद के दोनों सदनों में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोपों को लेकर काफी हंगामा हुआ था और राज्यसभा में हंगामा इतना ज्यादा था कि कार्यवाही सिर्फ 5 मिनट ही चल पाई। लोकसभा में भी यही हाल रहा। विपक्षी सांसदों ने भी कार्यवाही शुरू होते ही एसआईआर को लेकर फिर एक बार अपनी आवाज बुलंद कर दी, जिसके कारण स्पीकर ओम बिरला को सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। पहले ही दोपहर 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक और आखिरकार शाम 4 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। और जो हंगामा हुआ उस बीच में कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन नारेबाजी बंद नहीं हुई। संसद के बाहर तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने राज्य में यूरिया की कमी को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। 11 साल हैं, इनमें इन्होंने कितनी चीज़ें नेहरू जी की गलती कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभानी चाहिए और अतीत के बारे में बात करना बंद करना चाहिए। आजकल जो हो रहा है उसके बारे में बात करें, जवाब दें कि ये एसआईआर क्यों किया जा रहा है, जवाब दें कि ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है इसके बारे में बात करें, समझाएं जनता को। अगर ये सच नहीं है तो बताएं जनता को। राहुल जी पर बहुत हमले हो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हंगामा कर रहे हैं। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते। कैसा शपथ? उसका तो टाइम होता है ना, 30 दिन 45 दिन जो भी है, तो क्या कैसा शपथ? इससे बड़ा शपथ कौन सा है जो हम लेते हैं अंदर लोकसभा में? और ये तो अफिडेविट जो ये मांग रहे हैं ये तो बिल्कुल फिजूल की बात है। जैसे ही अफिडेविट आएगा वो बोलेंगे कि 45 दिनों के बाद दिया है तो ये उसको रद्द कर देंगे। तो ये सब सॉरी, लेकिन ये सब बकवास है। सच्चाई उनके सामने है, सबके सामने है। सच्चाई का जवाब दें। ये सब क्यों हुआ? 100 लोग जीरो एड्रेस पे क्यों हैं? इतने सारे लोग इकट्ठे एक एड्रेस में कैसे हैं? ये सब चीज़ें, जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दें। जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे, अफिडेविट की बात करेंगे, शपथ की बात करेंगे। जो मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब दें ना। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने इस पूरे के पूरे प्रदर्शन को लेकर मीडिया के सामने आकर क्या कुछ कहा, जरा उस पर भी नजर डालिए। देखो, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है कि जो भी वोट चोरी हो रहे हैं, वोट में बदलाव कर रहे हैं और वोटों की हेराफेरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, देख लो और आपके वोट की छानबीन कर लो, ताकि ऐसा चोरी करके अगर गद्दी पे बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है और डेमोक्रेसी के लिए वो अच्छा भी नहीं है। संविधान की हत्या है ये। और आज जो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमको कि अगर आप एफिडेविट नहीं दिए 7 दिन में हम वो करेंगे, ये करेंगे। उनके पास एक हथियार है, तो हमारे पास भी हथियार है, हम भी वो सुरक्षित रखे वक्त पे खर्च करेंगे। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको ये आज की खबरें अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर ली। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।